Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning, one of the exciting tutorial Markov chain। इस सेशन पे हम जानेंगे कि मार्कोव चेन क्या है, मार्कोव प्रोसेस क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन को भी इसी सेशन पे हम जानेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं जहाँ पर हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ से फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली मार्कov चेन क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है, एंड बेस्ड ऑन द वर्किंग हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। So a Markov process or the property or the chain is a stochastic process. What is a stochastic process? As we have already covered stochastic and deterministic process. के अंदर हम अनसर्टेनिटी देखते हैं जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को साथ यूज़ कर रहे थे, वो स्टोचैस्टिक प्रोसेस कहलाता है। दैट सेटिस्फाइज द मार्कोव प्रॉपर्टी समटाइम कैरेक्टराइज्ड एज memorylessness. In simple term, it is a process for which prediction can be made regarding future outcome based on solely on its present states, and most importantly such predictions are just as good as one that could be made knowing the process full history. In other words, conditional on the present state of the system in future and past state are independent. What does it mean? It means that मार्कोव चेन सबसे पहले तो स्टोचैस्टिक प्रोसेस को यूज़ करता है और उसमें मेमोरी लेसनेस का कॉन्सेप्ट है, यानी वो अपने स्टेट्स के डेटा को रिटेन नहीं कर पाता। यही वजह है कि उस चेन के अंदर हर जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रीवियस वाले स्टेट को क्या कर रहा होता है, एज्यूम कर रहा होता है या उसके प्रोसेस को यूज़ करता है और उस बेस पर वो प्रेडिक्शन कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्टेट मौजूद है टी, तो इससे पहले मैं इसे t-1 कह सकता हूँ और इस t के बाद जो स्टेट आएगा मैं उसे t+1 कह सकता हूँ। तो हर एक स्टेट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो प्रीवियस वाले स्टेट पर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टेट डायरेक्टली अपने इस वाले स्टेट को बिलोंग करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बेस पर हम देख रहे हैं कि मेमोरीलेसनेस और फ्यूचर प्रोडक्शन में प्रीवियस स्टेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुछ इसके ट्रम्स हैं, उन टर्म्स के बिहाफ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले इसमें मार्कोव चेन था, चेन हम क्यों कह रहे थे वो हमने यहाँ पे देख लिया। इसी तरह से इसमें ट्रांजिशन डायग्राम और मैट्रिक्स मौजूद है। अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम और मैट्रिक्स की बात करें तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल स्टेट वाइज लेनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेट लेते हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग का है, तो हमने कहा कि एक स्टेट हमारे पास सनी है और एक हमारे पास रेनी स्टेट है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से। अगर मैं आज सनी स्टेट की बात करता हूँ तो इसी बेस पर मैं नेक्स्ट टाइम भी सनी होने के जो चांसेस हैं इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ 80%, और नेक्स्ट डे रेनी होने के चांसेस को मैंने इस तरह से शो करवा दिया लाइक दिस, और इसमें कह दिया मैंने 0.2। सिमिलरली नेक्स्ट डे अगर रेनी है तो वो अपने प्रीवियस स्टेट पर बेस करेगी, तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आज भी रेनी रहने के चांसेस जो हैं वो 0.7 प्रोबेबिलिटीज़ पर है। और इसी तरह से अगर मैं रेनी से प्रीवियस वाले प्रोडक्शन पे जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि रेनी बेस वेदर पर आज सनी होने के जो चांसेस हैं वो 0.3 हैं। तो इस वक्त जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, दिस सेड टू बी अ मार्कोव चेन प्रोसेस इन अ सेंस ऑफ दी डिफरेंट स्टेट्स। तो इस बेस पर सबसे पहली चीज़ जो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया वो आया स्टेट। तो किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, उसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 स्टेट हैं, तो हमने बताया कि फर्स्ट स्टेट सनी है एंड सेकेंड रेनी। सिमिलरली इनिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज़, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंट इनिशियल स्टेट हो सकते हैं। तो अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूँ जिसको मैं IP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनिशियल पॉइंट, वो अभी हम एग्जांपल करेंगे तो वो बात भी हमें समझ में आएगी। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास 0.4 है और 0.6 है। ठीक है, ये हमें इनिशियल स्टेट मिले। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक्चुअली आपके उस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है जिस बेस पर आपके स्टेट्स वर्क कर रहे होते हैं इन अ सेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 2 स्टेट है, सनी एंड रेनी। तो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो 2/2 पे बनेगा ये। तो S फॉर सनी एंड R फॉर रेनी मैंने यहाँ पे लिखा, एंड इसी तरह से सनी एंड रेनी। तो अगर मैं इसे 2/2 मैट्रिक्स पे प्लॉट करता हूँ तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी कि सनी पे रहते हुए यानी इसी डे पे रहते हुए सनी होने के चांसेस कितने हैं, 0.8, और सनी से रेनी होने के चांसेस कितने हैं, 0.2। इसी तरह से
रेनी से सनी होने के चांसेस 0.3 है और रेनी से रेनी होने के चांसेस है। तो इस तरह से आप हर रॉ के सम की वैल्यूज़ देखेंगे कि 1 के बराबर होता है। और इस वक्त जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं 0.8 और 2, ये प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ हैं जो स्टेट्स के आउटकम को रिप्रेजेंट कर रही है उसके प्रीवियस वाले स्टेट के मुताबिक। अब यहाँ पर जो हम सम ऑफ वैल्यूज़ 1 देख रहे हैं जो रॉस का है, इसी तरह अगर आप अल्टरनेटिव वे पे लिखें तो इसमें कॉलम की वैल्यूज़ भी 1 आ सकती है। तो इसमें 2 और फ्रॉम एंड फ्रॉम टू 2 को स्टेट्स ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जब आपके पास किसी भी तरह की डायग्राम जब दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम, ये डिफरेंट स्टेट्स की हो सकती हैं, उस डायग्राम से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप इन स्टेट्स के ज़रिए से सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन यूँ हो सकता है कि हम जानना चाहते हैं कि अगर टुडे सनी है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे रेनी होने के चांसेस क्या हैं, और इसी तरह नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो रेनी होने के चांसेस क्या हैं। यानी 3 स्टेट है। अगर मैं इसे टुडे कह रहा हूँ तो ये टुमारो है और ये नेक्स्ट टू टुमारो है, ठीक। इस तरह से हमने स्टेट मालूम करना है बेस्ड ऑन दी दिस डायग्राम जो हमने इनिशियली ड्रॉ किया था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बेस थ्योरम, हम बेस थ्योरम के जब प्रोबेबिलिटी स्टेट देखते हैं तो उसको लिखने का और पढ़ने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, सच दैट एस लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मालूम करना चाह रहा हूँ, यानी रेनी होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूँ, सच दैट द स्टेट सनी इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एस स्टेट ऑलरेडी हो चुका है, उस बेस पर मैं रेनी देखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं अपने इन स्टेट्स को, ठीक है, S1, S2 और S3 कह सकता हूँ, तो इस बेस पर मैं हर एक नेक्स्ट डे का, यानी इस रेनी को इसके ज़रिए से और इस रेनी को प्रीवियस वाले रेनी से प्रेडिक्ट करके उसकी वैल्यूज़ बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट बनेगी इस रेनी के लिए, जिसको मैं S2 कह रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द S2 सच दैट S1 ऑलरेडी अकर्ड। S1 ऑलरेडी अकर्ड का मतलब क्या हो गया कि सनी जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो उस बेस पर हमें ये बताना है। तो ये पहली चीज़ हो गई। इसी तरह से इसकी वैल्यू को मैं प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ वो अभी बात समझ में आएगी। और थर्ड इवेंट को अगर हम देखें S3, तो S3 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, जबकि S2 जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हुआ हुआ। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दी S3 सच दैट S2 ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को यानी मैं सम अप करके कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मालूम करना है हमें S2 और S3 की सच दैट ऑलरेडी हैपेंड S1। तो S2 से S1 जाने की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें, यानी अगर मैं सेकंड बेस पे रेनी चेक करना चाहता हूँ और उस बेस पर S1 ऑलरेडी अकर्ड हो गया है, तो हमारे पास 0.2 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो सनी होने के चांसेस पे है। तो मैं इस वैल्यूज़ की जगह 0.2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई साइन। जबकि P3 स्टेट पर अगर हम देखें तो P3 पर रेनी है और रेनी से रेनी होने के 0.7 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने 0.7 लिख दिया। तो इस तरह से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 यानी 14% हमारे पास चांसेस हैं कि इस स्टेट्स पर S2 और S3 पर रेनी होने के 14% चांस हैं। तो मार्कऑफ चेन के इस प्रोसेस से हमें ये बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो ये मेमोरी लेस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस को, विच मीन अनसर्टेनिटी के साथ है, और इसकी प्रोडक्शन जो है इसकी प्रीवियस स्टेट पर बेस कर रही है, ठीक है। और इन्हीं स्टेट्स पर हमने एक एग्जांपल भी करके देखी। ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल थी जिनमें हमने 2 स्टेट्स को यूज़ किया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्टेट बढ़ाते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इस वक्त नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं उसी डायग्राम को जो कि हमने प्रीवियस बनाई थी 2 स्टेट के साथ, ये 3 के साथ मौजूद है। तो उसमें 3 स्टेट है, रेन है, क्लाउड्स हैं एंड सन है। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे आप क्लाउड से रेन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं 30%, क्लाउड से क्लाउड पे रहते ही भी 40% है, और क्लाउड से सन की तरफ जाते हुए हमारे पास 30% है। तो यानी 0.4, 4, 3 एंड 3 ये 1 के बराबर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टू ऑल स्टेट, ये ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पर अगर आप देखें तो क्लाउड से क्लाउड होने के चांसेस उन्हीं तमाम वैल्यूज़ को जो कि ट्रांजैक्शन डायग्राम में मौजूद है उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दिखाया गया। तो हमने एग्जांपल भी देख ली और किस तरह से वर्किंग होती है वो सारी चीज़ें देख ली। कुछ थ्योरेटिकल मज़ीद कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिसमें स्टेट ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है, जिसे ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जा रहा है वो अभी हम देख चुके हैं, क्योंकि इनमें जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं वो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी होती है, और इन प्रोबेबिलिटी का सम रॉ वाइज या फिर कॉलम वाइज हमेशा 1 के बराबर आ रहा होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आई एंड जे स्टेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 या उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ होंगी और उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर आ रहा होगा।
So this is because given that it is a state I, the next state must be one of the possible state. Thus, when we sum all of k, we should get 1. This is the raw of any state transition matrix must be sum of 1. We have already seen that. उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड्स थे जो मार्कऑफ चेन स्टेट्स में या चेन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देख हम कह रहे थे, और उस बेस पर हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ रही होती है जो प्रॉपर्टी वाइज वैल्यूज़ को शो करती है। और इसी एग्जाम्पल के मुताबिक, यानी जो स्टेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर उसकी डायग्राम दिखाई जा रही है जो डिफरेंट स्टेट्स के साथ वैल्यू में, आप वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर पे जिस तरह भी चाहें लिख सकते हैं, वो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है मार्कऑफ चेन के साथ हमारे पास हिडन मार्कऑफ चेन आता है जो हम नेक्स्ट सेशन पे जानेंगे। एट लास्ट हम मार्कऑफ चेन की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि मार्कऑफ चेन को कहाँ पर और किस पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो सिंस मार्कऑफ चेन कैन बी डिजाइन टू मॉडल many real world processes, they are used in wide variety of the situation. These field range from the mapping of the animal life population, ठीक है, हम एनिमल लाइफ पॉपुलेशन को सर्च करने के लिए एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। म्यूजिक, speech recognition, in economics and finance, they are often used to predict microeconomics situation, like market crashes, cycle between recession and expansion. Other areas of the application include prediction assets and option prices and calculation, credit risk, etc. So these all are the some basic usage of the Markov chain, जहाँ पर हम इन प्रोसेस को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, मेमोरी लेसनेस जिसके बेस पर हम फ्यूचर कोई प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं। तो फुल ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो हिडन मार्कऑफ चेन को देखेंगे कि हिडन मार्कऑफ चेन किस तरह से वर्क कर रहा होता है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।